आदरणीय साथियों, सादर नमस्कार। आज हम पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन विषय पर चर्चा करेंगे। देश के दो विभूतियों के साथ जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ये दोनों किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुविख्यात पर्यावरणविद, हरित कार्यकर्ता और हिमालयन पर्यावरण अध्ययन और संरक्षण संगठन अर्थात हेस्को के संस्थापक पद्म भूषण डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी और जल योद्धा के नाम से विख्यात पद्मश्री उमाशंकर पांडे की। डॉक्टर अनिल प्रकाश जोशी को स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए जहां वर्ष 2006 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वहीं वर्ष 2020 में सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में अनुपम योगदान के लिए पद्म भूषण से भी अलंकृत किया गया। इन्होंने उत्तराखंड के ग्रामीण समुदायों के उत्थान और पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में व्यापक पैमाने पर कार्य किया है। डॉक्टर जोशी उन प्रमुख लोगों में से हैं जो राज्य की जैविक विविधता की रक्षा हेतु सकल पर्यावरण उत्पाद अर्थात ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट जैसी कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए गहनता से कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर जोशी कौन बनेगा करोड़पति के कर्मवीर एपिसोड में भी जनमानस से रूबरू हुए थे। अब हम बात करते हैं एक और शख्सियत की जिन्होंने एक एक व्यक्ति से लेकर सामुदायिक स्तर पर बातचीत कर लोगों को समझाया कि सभी लोग अपने अपने खेतों में मेड़ बनाकर वर्षा के पानी को खेतों में ही रोकें और मेड़ों पर भी पेड़ लगाएं। इस अभियान का नाम भी इन्होंने खेत पर मेड़ और मेड़ पर पेड़ रखा। तो हम बात कर रहे हैं सुविख्यात जल संरक्षक एवं दिग्गज हस्ती श्री उमाशंकर पांडे की, जिन्हें वर्ष 2023 में पद्मश्री से विभूषित किया गया। तो आएं और जानें संघर्ष और सफलता की कहानी इन्हीं की जुबानी। टॉक विथ अमेजिंग एनवायरमेंटलिस्ट, ये एक टॉपिक है जिस पर हम लोग सभी चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं सर आपसे जानना चाहूँगा जोशी साहब कि आपने एक अंतरात्मा की आवाज़ आती है, कभी हर व्यक्ति को आता है कि तू शिक्षक बन जा, किसी को आवाज़ आती है तू कारपेंटर बन जा, किसी को आवाज़ आती है कि चित्रकार बन जा, किसी को आवाज़ आती है कि तू सिंगर बन जा, एक्टर बन जा। आपको एक पर्यावरणविद बनने का, एनवायरमेंटलिस्ट बनने का एक अंतर आत्मा में आवाज़ कब जागृत हुई और उस जागृति के द्वारा आप क्या अपने जीवन का मिशन लिए, क्या विजन लिए और इस पर आप क्या करना चाहते हैं? ये यदि इसी से हम शुरुआत करें तो दैट विल बी ग्रेट हेल्प फॉर अस। कि कोई भी समाज का व्यक्ति जो हवा मिट्टी जंगल पानी को भोगता हो, पर अगर वो समझता ना हो, और जो समझता है वो कोई भी उमा बन सकता है और अनिल जोशी बन सकता है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़े कार्यों के लिए कोई चमत्कार की आवश्यकता होती है या बड़े कार्यों के लिए कोई बहुत ज़्यादा बलिदान की आवश्यकता होती है। और सच बात तो यह है कि जो आपने शुरुआत में कहा कि सादगी, तो मैं सब आपको बता दूं, दो बातें मैं आप सबके सामने कहूँगा, उसी से आप मतलब समझ जाएंगे। दुनिया में आज सबसे कठिन बात सरल रहना है। आप सरल रह ही नहीं सकते, सादगी ले ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे चारों तरफ के हालात इतने गंभीर हो गए हैं। लेकिन मैं सरल और सादगी में क्यों रहना चाहता था? मैं प्रकृति को समझता हूँ, पर्यावरण को जानता हूँ, अपनी हवा को पहचानता हूँ, हर क्षण महसूस करता हूँ, पानी पीता हूँ, नदियों को जुड़ा हूँ। तो मुझे लगता था कि अगर मुझे इनसे कुछ सीखना है तो सरलता और सादगी सीखनी है। क्योंकि कोई भी पेड़ कठिन नहीं होता, न ही कोई नदी होती है, न कभी कोई हवा ने तुम्हारी नाक में ना जाने के लिए कह दिया हो मैं नहीं जाऊंगी, या कोई पेड़ ने आपको छाया ना दी हो। ये सरल और सादगी के व्यवहार हैं, और अगर इनसे सीख लिया तो स्वतः बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। मेरे जीवन में, मैं हिमालय में पैदा हुआ हूँ और गांव में, वही मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा थी। हाँ, जब कुछ पढ़ लिख लिया था, एक कॉलेज में लेक्चरर हो गया था, तो उसमें मेरे को और नज़दीकियों से ये समझ में आने लगा कि कहीं हम प्रकृति के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं और हम सब चीज़ों के बिना रह सकते हैं, और रहते भी थे। चले जाइए एप एज में,
बंदरों की तरह जीते थे और जो जीवन था उससे हम सब परिचित हैं। धीरे धीरे सिविलाइज हुए, घर बनाए, फिर वो सब जो आवश्यकताएं की चीज़ें उनसे जुड़े। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो समझ में आया वो ये आया कि मैं एक बार या मेरे गांव या हिमालय कहीं मेरे लिए नहीं पूरे देश दुनिया का भी है और ये मेरा विषय भी है समझने का। तो उसने मुझे सबसे बड़ी प्रेरणा दी गांव ने और हिमालय ने कि मैं इस कार्य में अपना जीवन डालूंगा और सरलता से। एक हमारे बीच भी जल योद्धा है, आधुनिक जल योद्धा हैं, जिनका एक संकल्प रहा खेत पर मेर और मेर पर पेड़। फिर मैं उसी प्रश्न से शुरुआत उमाशंकर पांडे जी करना चाहूँगा और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको काफ़ी इससे लाभान्वित भी वो होंगे कि आपके मन में आखिर कैसे ये प्रेरणा आई। एक व्यक्ति जिसने गांधी को जिया, एक व्यक्ति जिसने विनोबा को जिया, और उनके दर्शन तो बहुत बड़े हैं और कई बिंदु पर हैं, लेकिन आपने जल जागृति को ही क्यों अपना एक दर्शन बनाया और जीवन का ध्येय बनाया, जीवन का उद्देश्य बनाया और उसमें आपने समर्पण की भावना और उसी में आहुति दे दी। तो कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। उमाशंकर पांडे जी से हम लोग सुनते हैं कि कैसे इन्होंने अपने आप को उत्सर्ग किया है, प्लीज। मैं अगर अपनी कहानी शुरू करूं शायद आप रोने लगेंगे। मैं एक ऐसे गांव में पैदा हुआ, न बिजली थी, न पानी था, न रोड था, न आने जाने के साधन थे। हम प्राइमरी पेड़ के नीचे पढ़े हैं। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि बेटा मातृभूमि माँ से बड़ी है। मेरे यहाँ 98% लोग गांव छोड़ के चले गए थे। पानी नहीं था, रोजगार नहीं था। क्योंकि स्वतंत्रता आंदोलन में मेरे परिवार का योगदान था। मेरे बाबा को फांसी हुई थी और मैं उनसे जो मुझे प्रेरणा मिली काम करने की, उसको आगे ले जा करके मेरे बुंदेलखंड में 2 समस्याएं हैं। एक तो पानी की समस्या है। बुंदेलखंड में पानी बहुत था, सबसे ज़्यादा नदियां बुंदेलखंड में थी, लेकिन पानी रुकता नहीं है, बह जाता है। तो मैंने पानी का मुद्दा माँ से अपनी प्रेरणा लेकर के बनाया और उस पर मैं निकला। आजकल के जो, चाहे मैं युवा हूँ, चाहे मेरे छोटे भाई बहन यहाँ सामने बैठे हुए हैं, चाहे कोई सीनियर सिटीजन है, सभी तनाव की दृष्टि से गुजर रहे हैं। किसी को ट्रेन छूट गई उसके लिए तनाव है, किसी का रिजर्वेशन कन्फर्म नहीं हुआ उसके लिए भी तनाव है, कोई परीक्षा में 88% मार्क्स आया उसके लिए बहुत तनाव ग्रसित हैं, 88% मार्क्स लाके भी बहुत तनाव के नज़रिए से जी रहे हैं। ऐसे ही मैं समझना, मोबाइल काम नहीं कर पा रहा है, नेटवर्क नहीं आ रहा है, उसके लिए भी तनाव में है। क्या ऐसे में ही कोई इकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है क्या? जैसे हर तरह का स्ट्रेस होता है, मैं समझना चाहूँगा जोशी साहब से कि क्या कोई इकोलॉजिकल स्ट्रेस भी है, और यदि इकोलॉजिकल स्ट्रेस है क्या हम उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे हैं और वो स्ट्रेस के पिंजरे में हम अंदर कैद होते जा रहे हैं, या यदि उसको हमने विजुलाइज भी किया तो उस स्ट्रेस से हम निकल ना पा रहे हों। तो ऐसी, चूंकि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, पर्यावरणविद हैं, और आप इस बात को जानते हैं कि तनाव से ग्रसित होकर कोई भी व्यक्ति मुकम्मल जहां नहीं प्राप्त कर सकता, तनाव से ग्रसित होकर कोई भी अपने उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। यदि हम इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए काम भी करें, लेकिन अगर इकोलॉजिकल स्ट्रेस में हम हैं तो शायद हम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे जब हम पीसफुल वातावरण में हैं। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि यदि इकोलॉजिकल स्ट्रेस यदि है तो वो है क्या, और उससे निजात हम कैसे पा सकते। उससे पहले आपने जो बात बोली कि आज हम किसी न किसी रूप में तनाव में हैं, मोबाइल से लेके आपने जिक्र किया नंबर कितने प्राप्त किए, प्रमोशन हुआ नहीं हुआ, वो एक स्ट्रेस है। और जब वो स्ट्रेस एक सीमा से आगे बढ़ जाता है तो तब आता है 2 चीज़ें, एक को कहते हैं ब्लड प्रेशर और दूसरों को कहते हैं डायबिटिक। देखिए, और वही सबसे बड़ा एक्सप्रेशन आज की तारीख में जब डॉक्टर को दिखाने जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, टेंशन मत लीजिए, वॉक करिए, डायबिटिक हो गए, आप बहुत टेंशन में रहते हैं, आपका शुगर लेवल बहुत बढ़ गया है। वो आपके एक्सप्रेशन है, आपने जो कुछ भी अपने जीवन के अंदर तनाव लिया। लेकिन इकोलॉजिकल स्ट्रेस, प्रणाम करो धरती को कि अभी उसने पूरी सीमाएं पार नहीं की।
क्योंकि स्ट्रेस सीमा के नजदीक पहुंच चुका है। बाहर की गर्मी इसका सीधा सा उदाहरण है। ये एक स्ट्रेस है जो आपसे जुड़ा हुआ है। आप ये भी मान के चलिए कि पानी का संकट भी आ चुका है, लेकिन अभी तक हमें महसूस इसलिए नहीं हुआ कि वो उपलब्ध है। इस गर्मी की चरम सीमा में बीच में 2-4 छींटें जो पड़ जा रही हैं, उसने आपकी को रोका हुआ है, आपकी सीमा टूटने को। सारी दुनिया में है, लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण है कि आज इससे पहले वो इस दुनिया में हार्ट अटैक या इसको डायबिटिक बना दे, हमको समझ लेना चाहिए। क्योंकि आपके एक्सप्रेशन तो आपके बीपी में और उसमें आते हैं, लेकिन जब पृथ्वी का ब्लड प्रेशर और डायबिटिक बढ़ेगी तो फिर एक साथ सब जाएंगे। अभी तो आपको ब्लड प्रेशर है, मुझे नहीं है, उसको शुगर है तो मुझे नहीं है। लेकिन जिस दिन इकोलॉजिकल स्ट्रेस, जो मैं बहुत प्रकृति को इसलिए प्रणाम सुबह उठ के करता हूं, इतना हमारी तमाम तरह की विलासिताओं, मनमानियों और जो हम करना चाह रहे हैं उसका बोझ सीधे पृथ्वी और संसाधनों पे पड़ रहा है। जो इकोनॉमी और जो डेवलपमेंट है वो सब पृथ्वी उठा रही है। ध्यान रखिए, सरलता से ही चमत्कार होते हैं, चमत्कारों से सरलता नहीं आती। अब बड़े काम आप सबके हृदय में हैं, आप टटोलिए उस बड़े काम को, अपनी उस भावना को टटोलिए जो आपकी इच्छाओं के अलावा आपके मन में दूसरों के लिए हो। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही मनुष्य होते हैं, जानवर अपने लिए जीते हैं। तय कर लो, आप मनुष्य हैं या जानवर। ये चमत्कारिक काम के रूप में जो परिवर्तन हुआ और आपका बहुत ही सहज फॉर्मूला है। एक बार और आपको सुन रहा था और आज भी आपने सवेरे बताया कि हो सके तो आम का पेड़ लगाओ, हो सके तो नीम का पेड़ लगाओ, नहीं हो तो अमरूद का लगाओ, वो भी नहीं हो तो नींबू का लगाओ, नहीं हो तो दलहन और तिलहन का पौधा लगा दो, लेकिन कुछ लगाओ जरूर, क्योंकि मिट्टी की उर्वरा भी बनाए रखना है, जल संरक्षण भी रखना है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये जो पौराणिक बातें हम सुनते हैं, चाहे वो मेघदूत की बात सुने या मेघ मल्हार की बात करें, क्या आपने इससे कभी अपने आप को जोड़ा है और ये यथार्थ है या ये यथार्थ से परे है? हम एक पौराणिक दृष्टिकोण भी आपसे समझना चाहते हैं और एक आधुनिक दृष्टिकोण भी समझना चाहते हैं कि जल संरक्षण के सबसे आसान तरीके क्या हैं और कैसे हर व्यक्ति एक उस आह्वान में, आपके आह्वान में शामिल हो सकता है। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है। ये युवा पीढ़ी बैठी है। वेद में जल बचाने के लिए बड़ी प्रार्थना की गई है। वेद के बाद आप आइए तो वारामिहिर ने पानी बचाने के लिए 151 श्लोक लिखे हैं, पानी कहाँ कहाँ पाया जाएगा। इसके बाद आप आइए तो मेघमाला है करीब 1800 पेज का, जो संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी में रखा है। इसके बाद आप आइए तो महाराज भोज ने जल मंगल नामक एक ग्रंथ लिखवाया था 1200 साल पहले। इसके बाद और नीचे आइए आप तो पद्माकर का गंगा शतक है। इसके बाद और आइए आप तो आपको मुंशी प्रेमचंद का एक नाटक है ठाकुर का कुआं। इसके और नीचे आइए तो आप मोहन राकेश का एक उपन्यास है आषाढ़ का एक दिन। और थोड़ा जाइए तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का एक नाटक है बांध विनाशकारी। ये तो वेद और शास्त्रों में घाघ ने और कबीर ने और रहीम ने, जैसे रहीम ने लिखा रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मा। उस समय पानी की बात समस्या, जब पानी की समस्या नहीं थी तब रहीम ने कहा। तुलसी कहता है चित जल पावक गगन से बीरा, 5 तत्व से बना शरीरा। कबीर कहता है पानी केरा बुलबुल आसमान उसकी जात। को पानी का इस्तेमाल कैसे करना है? घर में नल बंद कर दें, तब अपना ब्रश करें। हम पोछा लगा रहे हैं, एक बाल्टी में लगा लें, उससे जो पानी बचे वो पेड़ में डाल दें। हमको पानी को प्रयोग करते समय रिसाइकलिंग, यूज पानी का पुनः यूज कैसे हो सकता है, एक रिसाइकलिंग कर सकते हैं। अच्छी बात है, ये आने वाली पीढ़ी बच्चे ऐसा कर सकते हैं। हम पीने के लिए पानी लेते हैं,
हम पूरा गिलास ना ले, आधा गिलास ले। जब क्यों? आधा गिलास पानी जब हम एक घूंट पीते हैं, एक गिलास पानी धोने में बर्बाद होता है। हम ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि बच्चे, जो मैंने कहा था कि हम पानी की पाठशालाएं, हम शनिवार को आप बच्चे तैयार हो जाओ। मैंने अभी अपने बांदा की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल, तो उनसे मैंने यूँ सहज भाव में कहा, एक दिन बोली भाई साहब कुछ बताइए क्या किया जाए। तो मैंने उनको कहा कि एक काम किया जाए, आप पेड़ ना लगाएं, लेकिन जो पेड़ हैं 100 साल पुराने उन्हें बचा दें। 100 साल पेड़ पुराना हम बना नहीं सकते। उन्होंने 200 पेड़ों पर चबूतरे बनवा दिए कच्चे, और वो पेड़ जो गिर सकते थे हवा के कारण, वो तैयार कर दीजिए। संवेदनशील बात करने की जरूरत है। आपको भविष्य में बड़ा काम करना है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है ये जो पर्यावरण का है, यद्यपि ये हमारे, जब मैं सवेरे में उठता हूँ और जब शाम में सोने जाता हूँ, या कोई हमारी एक बहन जब सवेरे उठती है और शाम में सोने के लिए जाती है, पूरा वो पर्यावरण से रूबरू होती है। कभी पानी को लेके, कभी पौधे को लेके, कभी टेम्परेचर को लेके, मतलब अनेक प्रकार से पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। यदि एक सामूहिक प्रयास किया जाए तो वहाँ अड़चन कहाँ आता है, और सामूहिक प्रयास में क्या ऐसा बल है? आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम शैक्षणिक संस्थान, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस, हम अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी से, हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटी से, सरकारी तंत्र के साथ मिलकर एक सामूहिक प्रयास करें, ऐसा प्रयास करें कि गांधी जी ने जो कहा था कि प्रकृति ने हमें वो सारी चीजें दिए हैं जो हमारी जरूरत को पूरा करने के लिए है, लेकिन प्रकृति उतना भी नहीं दिया जो हमारी लालच को पूरा करने के लिए है। आपसे भी इस पर लेंगे। पहले आप पहले बता दें, आप संक्षिप्त में आप बता दें और फिर जोशी साहब से लेते हैं। जी, सच्चे समाज सेवी अगर बनना चाहते हैं तो सारे जीवन हम उसी काम को करते रहें। कोई मान दे, अपमान दे, सम्मान दे, इसके पीछे मत पड़ो। एक बात आपने बड़ी अच्छी बात कही है। हम ये मान के चलें, मैंने सुबह भी बात कही थी, आज परिवार टूट रहे हैं, हर व्यक्ति दुखी है। बच्चा छोटा है वो भी दुखी है, बुढ़ा है वो भी दुखी है, परिवार है वो भी दुखी है। आखिर सुख ढूंढ कहाँ रहा है? हर व्यक्ति लगा है दुकान और मकान में। एक ही काम है, मकान बन जाए, दुकान। जब हम देश के प्रति चिंतित नहीं हैं, प्रकृति के प्रति चिंतित नहीं हैं, तो प्रकृति को चिंता काहे की होगी? वो भी तो माँ है। माँ जानती है कि बेटा कौन क्या कर रहा है, माँ को पता होता है। पेड़ बातें करते हैं, पेड़ बोलते हैं, पानी बोलता है, पानी देखता है, पानी सुनता है। बिन पद चले सुने बिन काना, कर विधि कर्म करहि विध नाना, आनन रहित सकल अस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। ये प्रकृति जो है ना, बगैर वाणी के बोलती है, बगैर कान के सुनती है, बगैर मुंह के, बगैर पैरों की चलती है, बगैर आँख के देखती है। क्यों सर? इसलिए हमको वो लोग जो विद्वान थे हजारों साल पहले जिन्होंने लिखा है ना, ऐसे नहीं लिखा है। अब आपको हमको मिलते रहना है। आप पर्यावरण और प्रकृति के लिए कुछ कर सकते हैं, इसको ऐसे ले, क्योंकि मैं अक्सर समझता हूं कि परोसने के तरीके गलत हैं। अभी उमा जी ने बताया कितना पानी चाहिए, कितने में काम चल जाएगा, कितना भोजन चाहिए जिससे जीवित आप रह सके। ये जो कुछ भी प्रकृति और पर्यावरण के लिए आप करेंगे, ये कुछ प्रकृति के लिए नहीं करेंगे, आप अपने लिए करेंगे। पहले तो इसे करेक्ट कर लें, क्योंकि जिस तरह से आपने शिक्षा ली, आपने पढ़ाई की, एमएससी की, पीएचडी की, और आपने नौकरी की, आपने की, कमल ने की, अनिल ने की, उमा ने की, उदय ने की। एक शिक्षा के बाद आपने एक नौकरी की, वो आपकी है, आपकी मेहनत से है। और आप जिस संगठन में चले गए, उस संगठन ने आपकी सेवाओं का उपयोग किया और वो संगठन आगे बढ़ा। ठीक उसी तर्ज में अगर आप प्रकृति को ये समझ रहे कि आप प्रकृति के लिए कुछ करेंगे, तो उसको ऐसे ना समझें। आप अपने लिए पानी, अपने लिए भोजन, अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं। इसको अगर आप इस तरह से देखेंगे, तब आपकी समझ में ये बेहतर आएगा कि किसी अनिल जोशी, उदय जी या उमा के कहने से नहीं, बल्कि आप अपने स्वयं के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं, ठीक उसी तर्ज में जिस तर्ज में आप एक नौकरी करते हैं। क्योंकि अभी तक ये सवाल नहीं था। अभी हम दुनिया में बहुत कम संख्या में लोग थे, तो हवा, मिट्टी, पानी हमारे लिए खप जाती थी। अब वो ठीक उसी तरह
खत्म हो रही है, जिस तरह से बेरोजगारी हो गई और नौकरी नहीं मिल रही है पढ़ने के बाद, और आप किसी संगठन में आप नहीं कंट्रीब्यूट कर सकते क्योंकि नौकरी नहीं है पढ़ने के बाद। ठीक वैसे ही हालात अब पानी हवा मिट्टी को लेके हैं कि संख्या बढ़ रही है, उतना पानी नहीं होगा, उतनी हवा नहीं होगी, उतना बेहतर भोजन नहीं मिलेगा, तो फिर आपका जीवन संकट में पड़ेगा। और इसे बचाना है तो आपको अपने आप ये बोध होना चाहिए कि हम प्रकृति को नहीं, खुद को बचाने के लिए आगे आए, व्यक्तिगत रूप से करें या संगठन, किसी संगठन के साथ जुड़ के करें, या आपकी परिस्थितियां, आपकी प्राथमिकता पर तय होगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिए, अब आपको अपने लिए जैसे नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको हवा मिट्टी पानी भी ढूंढनी पड़ेगी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच आए और हम लोगों का मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, और हम समझ सकते हैं कि हमने जो भी प्रकृति के साथ जाने अनजाने हमने जो अपराध किए होंगे, महानुभाव के जब हम संपर्क में आते हैं, संत शिरोमणि के संपर्क में आते हैं, जाने अनजाने हमारे अपराध कम होते हैं। मैं इसी बात से आप दोनों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इतना समय दिए और एक से एक अच्छी बातें रखें।